आजकल ना हर जगह बस एक ही डर फैला हुआ है। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और सारी नौकरियां खा जाएगा। मतलब हर तीसरा टेक बिलियनर किसी न किसी मंच पर खड़ा होकर यही चेतावनी दे रहा है कि इंसान का वक्त अब खत्म होने वाला है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है आजकल। लेकिन क्या हो अगर ये डर असल में एक सोची समझी मार्केटिंग चाल हो? यहाँ है। क्या हो अगर हम एक नए टूल को गलत तरीके से एक तबाही का रूप दे रहे हैं? आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मुख्य मकसद इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करना है। हम्म। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई के इस नए दौर में जहां लग रहा है कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, वहां इंसानी अहमियत को कैसे बनाए रखा जा सकता है। सही कहा। और सिर्फ सरवाइव ही नहीं करना है, बल्कि नए विषयों पर मास्टरी हासिल करने का असली तरीका क्या है, इस पर भी बात करनी है। और इस चर्चा के लिए हमारे पास दो बहुत ही ठोस और कॉम्प्लीमेंट्री सोर्सेज हैं। राइट। पहला है स्कॉट गैलीवे का एआई और इकोनॉमी पर किया गया डीप एनालिसिस, जिसका नाम है एआई वॉजंट बिल्ट फॉर यू। और दूसरा है ए खताना का लर्न टू लर्न डैश टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। ये सिस्टम किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को टुकड़ों में तोड़कर समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। तो मतलब एक सोर्स हमें बताता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और दूसरा बताता है कि उस नई दुनिया में दिमाग को कैसे ट्रेन करना है। एग्जैक्टली। यही फंडा है। तो चलिए सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो गैलीवे के एनालिसिस का केंद्र है। आजकल जो बड़े बड़े टेक सीईओज हैं, वो एआई को एक एक्सोजीनियस मीटियोर यानी एक बाहरी उल्कापिंड की तरह पेश कर रहे हैं, जैसे कि ये कोई ऐसी चीज है जो बस आसमान से गिरेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। इंसान इसके सामने बिल्कुल बेबस है। हाँ, वो एक ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाकर सोचा जाए ना, जब पहली बार इलेक्ट्रिक पावर ड्रिल मार्केट में आई थी, उस वक्त अगर किसी ने ये अफवाह उड़ा फैला दी होती कि अब बढ़ई की यानी कारपेंटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मशीन अपने आप सारा फर्नीचर बना लेगी, तो कितना अजीब लगता। बहुत अजीब लगता। क्योंकि एक पावर ड्रिल सिर्फ एक नया टूल है, वो खुद को एक कारखाना या कारीगर तो नहीं है। बिल्कुल। गैलोवे का आर्ग्यूमेंट यही है कि एआई के साथ भी हम बिल्कुल वही गलती दोहरा रहे हैं। देखिए, ये पावर ड्रिल वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है और गैलोवे यहाँ एक बहुत ही गहरा आर्थिक मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कैटास्ट्रोफाइजिंग है ना, यानी जानबूझकर तबाही का डर दिखाना, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस फाइनेंशियल लॉजिक काम कर रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल लॉजिक कैसे? इन टेक कंपनियों को अपने ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशंस और जो मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मिली हैं, उनको सही ठहराना होता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर कोई कंपनी कहेगी कि उनका नया सॉफ्टवेयर थोड़ा सा काम आसान कर देगा, तो क्या इन्वेस्टर्स उन्हें अरबों डॉलर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। वही तो। इसलिए वो एआई को एक अनअवॉइडेबल एक्ट ऑफ नेचर की तरह फ्रेम करते हैं। जब दुनिया को ये विश्वास दिला दिया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल देगी या तबाह कर देगी, तो इन्वेस्टर्स और मार्केट्स को लगता है कि इस टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना सबसे जरूरी है। असल में एआई ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला सप्लीमेंट है। राइट। ये काम को तेज जरूर करेगा, पर उस टूल को डायरेक्शन देने के लिए और उसके आउटपुट को समझने के लिए एक कारीगर की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। ये बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है। मतलब डरने के बजाय फोकस इस टूल को मास्टर करने पर होना चाहिए। लेकिन मास्टर करने का प्रोसेस क्या हो? यहाँ मुझे खानाना का लर्न टू लर्न कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट लग रहा है। उनका फ्रेमवर्क कहता है कि जब दुनिया भर की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना बेकार है। असली स्किल उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। बिल्कुल सही बात है। खानाना के टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पैसिव लर्निंग को रिजेक्ट करता है। आजकल लोग क्या करते हैं, एआई से एक लंबा चौड़ा समरी लिखवा लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वो टॉपिक समझ आ गया। हाँ, कॉपी पेस्ट और पढ़ लिया बस। पर खाताना एक्सप्लेन करते हैं कि मास्टरी तब तक नहीं आती जब तक टेस्ट का एलिमेंट ना हो। टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि कोई फॉर्मल एग्जाम देना है। इसका मतलब है अपने दिमाग को फोर्स करना कि वो बिना किसी मदद के उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करे और किसी नए प्रॉब्लम पर अप्लाई करें। और जब उस एप्लीकेशन में गलती होती है, तब स्कोर करने का वक्त आता है ना? एग्जैक्टली। यानी ऑब्जेक्टिवली ये देखना कि समझ में कहाँ कमी रह गई। एआई बेस्ड डेटा और स्ट्रक्चर तो दे सकता है, लेकिन उस स्ट्रक्चर डेटा को दिमाग में हार्डवेयर करने का और उसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में ढालने का काम, ये एक प्योरली इंसानी स्किल है जिसे खुद ही डेवलप करना पड़ता है। तो अगर एआई एक पावर ड्रिल बन गया है जो डेटा और कोड को मिनटों में प्रोसेस करता है, तो एक आम इंसान की वैल्यू वहां खत्म हो जाती है जहां ड्रिल का काम शुरू होता है। तो उस कारीगर के पास बच क्या जाता है? अगर कोडिंग, डेटा सॉर्टिंग या भाषा का अनुवाद जैसे टेक्निकल काम कमोडिटाइज हो गए, यानी हर किसी के पास उनके एक्सेस हैं, तो एक प्रोफेशनल को दूसरे से अलग क्या बनाएगा?
ये इस डीप डाइव का सबसे जरूरी सवाल है। जब हार्ड स्किल्स की वैल्यू कम हो जाती है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन सिर्फ इंसानी गुण रह जाते हैं। और गैलवे के एनालिसिस के मुताबिक इस नए दौर में सबसे बड़ा प्रीमियम स्टोरी टेलिंग पर होगा। स्टोरी टेलिंग, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है मुझे। ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ हम अल्ट्रा टेक एआई की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क्स की बातें हो रही हैं, और उसकी काट हम कहानी सुनाने में ढूंढ रहे हैं। ये इस हाइपर डेटा ड्रिवन दुनिया में कैसे फिट बैठता है? इसका मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, डेटा सबके पास होगा, एआई सबको एक जैसे ही एक्यूरेट चार्ट्स और एनालिसिस निकाल कर दे देगा। लेकिन डेटा अपने आप में कोई फैसला नहीं लेता, फैसले लोग लेते हैं। सही बात है। और लोग डेटा से इंस्पायर नहीं होते, वो नैरेटिव से इंस्पायर होते हैं। उस डेटा पॉइंट्स को जोड़कर एक ऐसी नैरेटिव आर्क बनाना जिस पर लोग विश्वास कर सकें, जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट कर सकें, यही सबसे अनमोल कला होगी। एक सक्सेसफुल लीडर या प्रोफेशनल वो होगा जो इस एआई जनरेटेड डेटा को एक ऐसी कहानी में तब्दील कर सके जो इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज या कस्टमर्स को एक विजन दिखा सके। लेकिन एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। अगर हम मानते हैं कि एआई लगातार बेहतर हो रहा है, तो कल को एआई इतना एडवांस हो ही जाएगा कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट, इमोशनल और रुला देने वाली स्क्रिप्ट या स्पीच लिखना सीख जाए। एआई ग्रामर, पेसिंग और साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का परफेक्ट मिक्सचर बना लेगा। तो फिर इंसान के कहानी सुनाने में ऐसी क्या खास बात रह जाएगी जो एक मशीन नहीं कर सकती? ये बहुत ही सॉलिड पुशबैक है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुद्दा सिर्फ शब्दों का, ग्रामर का या परफेक्ट इमोशनल पिच का नहीं है। मुद्दा है स्किन इन द गेम का। मुद्दा है ट्रस्ट, यानी विश्वास का। ट्रस्ट का थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए इसको। अगर एक मशीन कोई बहुत ही इमोशनल बात बताती है या कोई विजनरी प्लान देती है, तो लोग उसकी स्क्रिप्ट की तारीफ कर सकते हैं। पर क्या लोग एक मशीन के कहने पर अपना करियर, अपना पैसा या अपना फ्यूचर दांव पर लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ट्रस्ट हमेशा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन पर आधारित होता है। लोग किसी पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि सामने वाला भी उनकी तरह एक इंसान है, जिसने गलतियां की हैं, जिसे नुकसान का डर है और जो रिस्क ले रहा है। एक सीईओ जब अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाता है और आंखों में देखकर बात करता है, तो लोग उसकी कहानी के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर इन्वेस्ट करते हैं। ओह वाओ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ, एआई के पास शब्द हो सकते हैं, पर एआई का दिल नहीं टूटता, एआई बैंकरप्ट नहीं होता। ट्रस्ट सिर्फ वहीं बनता है जहां रिस्क और कॉन्सिक्वेंस इंसानी हो। यहाँ आकर ये बात बहुत डीपली कनेक्ट होती है, क्योंकि अगर इस एआई ड्रिवन दुनिया में इंसानी कनेक्शन और वल्नरेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, तो हमारी आज की टेक्नोलॉजी असल में हमें इससे दूर कर रही है। गैलोवे के विश्लेषण में एक बहुत ही अजीब पैराडॉक्स एक्सप्लेन किया गया है। कैसा पैराडॉक्स? एक तरफ हमें सक्सेस के लिए ट्रस्ट और डीप कनेक्शन चाहिए, और दूसरी तरफ आज की टेक्नोलॉजी ने हर चीज को इतना फ्रिक्शनलेस बना दिया है कि लोग असली इंसानी टकराव से पूरी तरह बचने लगे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फ्रिक्शनलेस टेक का मतलब है हर उस चीज को हटा देना जहां इंसान को थोड़ी सी भी असुविधा या रिजेक्शन महसूस हो। आजकल हर चीज डिजिटल और ऑप्टिमाइज्ड है। डेटिंग एप्स पर स्वाइप करना है तो सामने वाले की आंखों में देखकर नो नहीं सुनना पड़ता। खाना ऑर्डर करना है तो किसी वेटर से बात नहीं करनी पड़ती। हाँ, जॉब अप्लाई करना है तो बस एक क्लिक करना है। एग्जैक्टली। और इस फ्रिक्शनल माहौल ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी में एक बहुत ही जरूरी साइकोलॉजिकल मसल को कमजोर कर दिया है, और वो मसल है रिजेक्शन बर्दाश्त करने की क्षमता। मतलब चुनौती ये है कि सोसाइटी एक ऐसी दुनिया डिजाइन कर रही है जहां किसी को नो सुनना ही ना पड़े, जबकि रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए नो सुनना सबसे जरूरी कड़ी है। वही तो, रियल वर्ल्ड, चाहे वो बिजनेस हो, सेल्स हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, वहां लगातार रिजेक्शन मिलता है। गैलोवे इस बात पर पूरा जोर देते हैं कि पब्लिक में नाकाम होना, फेल होना और फिर उस नाकामी को झेलकर आगे बढ़ना, यानी मॉर्न एंड मूव ऑन, ये एक असली सुपर पावर है। मॉर्न एंड मूव ऑन सही है। जो इंसान रिस्क लेने से डरता नहीं है क्योंकि वो रिजेक्शन से डरता नहीं है, वही अपनी लिमिट से आगे बढ़ पाता है, जिसे पंचिंग अबव योर वेट क्लास कहते हैं। बिना इस लचीलेपन या रेजिलियंस के लाइफ में आगे बढ़ना नामुमकिन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एआई परफेक्टली ऑप्टिमाइज कर सकता है, पर एआई फेल होने के बाद दोबारा खड़ा होना नहीं सिखा सकता। ये लचीलेपन खुद ही बिल्ड करना पड़ता है। तो इसका आर्थिक असर क्या हो रहा है? एक तरफ लगातार फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी आम लोगों की रिजेक्शन सहने की ताकत कम कर रही है,
और दूसरी तरफ इस एनालिसिस के मुताबिक सोसाइटी के जो सबसे ऊपर के 1% अमीर लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, उनमें एक अलग ही बदलाव आ रहा है। गैलेवे ने इस फिनोमिनन को इकोनॉमिक निहिलिज्म का नाम दिया है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये काफी हेवी टर्म है। इकोनॉमिक निहिलिज्म को समझने के लिए हमें सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखना होगा। गैलेवे का यह विश्लेषण इस बात पर ध्यान खींचता है कि वेल्थ का सबसे ऊपरी वर्ग, खासकर टेक एलीट्स, एक डार्थ वेडर पाथ पर चल पड़े हैं। डार्थ वेडर पाथ मतलब ये है कि वो खुद को आम सोसाइटी की समस्याओं से पूरी तरह अलग कर रहे हैं। पहले एक वक्त था जब अमीर और आम लोग एक ही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होते थे। कुछ हद तक एक ही सोसाइटी में उनका कॉमन इंटरेस्ट होता था। पर अब वेल्थ का प्रयोग करके एक पैरेलल प्राइवेट दुनिया बनाई जा रही है। प्राइवेट हेल्थ केयर, प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी। देखिए, गैलोवे का ये विश्लेषण समाज के इस आर्थिक अलगाव को एक नए नजरिए से देखता है। और मैं सभी को स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सोर्स मटेरियल में दिए गए विचारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो मुख्य डेटा उभर कर आता है वो ये है कि जब कोई वर्ग अपने आप को आम लोगों के स्ट्रगल से इतना दूर कर लेता है तो उनके निर्णय सिर्फ शेयर होल्डर अर्निंग्स पर केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का जिक्र आता है। हाँ, और ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स इस आर्थिक अलगाव का सीधा नतीजा है। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब किसी कॉमन शेयर्ड रिसोर्स का, जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट, सोशल फैब्रिक या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हर कोई इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है और उसकी देखभाल कोई नहीं करता, तो आखिर में वो रिसोर्स पूरी तरह तबाह हो जाता है। राइट। टेक कंपनियां जब सोसाइटी पर पड़ने वाले अपने प्रोडक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को इग्नोर करती हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या मिस इन्फॉर्मेशन, और सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करती हैं, तो वो पब्लिक ट्रस्ट के इसी कॉमन रिसोर्स को डिप्लीट कर रही होती हैं। इस तरह के इकोनॉमिक बिहेवियर का असर सोसाइटी के लचीलेपन पर पड़ता है। ये अलगाव इसलिए भी एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि जब कनेक्शन खत्म हो जाता है तो एम्पैथी यानी सहानुभूति भी खत्म होने लगती है, और जब सहानुभूति नहीं होती तो सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन दिखता है, लॉन्ग टर्म पिक्चर गायब हो जाती है। बिल्कुल, और यही शॉर्ट टर्मिज्म यानी हर चीज जल्दी पाने की चाहत आज की इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग क्रिप्टो या वायरल ट्रेंड्स के जरिए रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एआई आएगा और सारा काम एक दिन में कर देगा, लेकिन असल जीवन में टिकाऊ चीजें बनने में वक्त लगता है। इसके काउंटर में गैलोवे स्लो वेल्थ का सिद्धांत देते हैं। स्लो वेल्थ? एक मिनट, इसको सुनकर मेरे दिमाग में एक कनेक्शन बन रहा है। कैसा कनेक्शन? हमने शुरू में खताना के लर्न टू लर्न और टेस्टिंग्स को फ्रेमवर्क की बात की थी। खताना कहते हैं कि मास्टरी एक दिन में नहीं आती। इसके लिए कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, लगातार टेस्ट करके अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ता है और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है। इस कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बिना ट्रू नॉलेज नहीं आती। तो जैसे सीखने की प्रक्रिया में एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, पेशेंस और स्ट्रक्चर चाहिए होता है। क्या स्लो वेल्थ का मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसा ही नहीं है? नॉलेज और वेल्थ दोनों एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है, ये बिल्कुल ठोस कंपैरिजन है। मैकेनिज्म दोनों का बिल्कुल सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। खताना के सिस्टम में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और सेल्फ करेक्शन से नॉलेज कंपाउंड होती है, और वेल्थ जनरेशन में कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से वेल्थ कंपाउंड होती है। स्लो वेल्थ का सीधा सा नियम यह है कि अमीर बनने का सबसे सटीक और टिकाऊ तरीका बोरिंग है। बोरिंग है? हाँ, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना और मार्केट के उतार चढ़ाव को देखे बिना अपनी इनकम का एक ठोस हिस्सा लगातार हर महीने डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहना, शुरू में ये बहुत धीमा लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी मुश्किल विषय का पहला टेस्ट देना। पर वक्त के साथ जब कंपाउंडिंग काम करती है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यहाँ एक और डायमेंशन जुड़ती है इसमें। सिर्फ पैसा और नॉलेज ही कंपाउंड नहीं होते। अगर हम इस डीप डाइव के सबसे जरूरी हिस्से को देखें, यानी इंसानी रिश्ते और स्टोरी टेलिंग, तो क्या रिश्तों पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लागू होता है? बिना किसी शक के इंसानी रिश्तों का अपना एक बहुत पावरफुल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और एआई के इस नए दौर में ये सबसे बड़ी वैल्यू है। जब लोग अपनी 20 और 30 की उम्र में होते हैं तो उनके पास रिश्तों में निवेश करने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। जैसे नेटवर्किंग वगैरह? हाँ, पर ट्रांजैक्शनल नहीं। किसी कॉलीग की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, किसी जूनियर को मेंटर करना, किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा होना। शुरू में लगता है कि इन छोटी छोटी बातों का क्या फायदा, लेकिन जब वही लोग अपने 50 की उम्र तक पहुंचते हैं तो यही रिश्ते, यही गुडविल उनका सबसे बड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल एसेट बन चुके होते हैं। एआई बहुत कुछ आसान कर सकता है, पर एआई किसी के लिए भरोसेमंद दोस्त या मेंटर नहीं बन सकता।
ये इंसानी निवेश यानी रिलेशनल कैपिटल आगे चल के स्लो वेल्थ की तरह ही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो हमारे इस गहन विश्लेषण से एक बिल्कुल साफ और क्लियर तस्वीर बनती है। आज की इकोनॉमी में एआई का डर एक मार्केटिंग टूल की तरह ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में एआई सिर्फ एक एडवांस्ड पावर ड्रिल है। सही बात है। इस नए दौर में जहां सारे टेक्निकल और डेटा प्रोसेसिंग काम एआई संभाल लेगा, वहां सबसे ज्यादा डिमांड उन लोगों की होगी जो सिर्फ कोडर या एनालिस्ट नहीं है, बल्कि जो कहानियां बुन सकते हैं, जो डेटा को देखकर सबको एक रास्ता दिखा सकते हैं, जिनके अंदर रिजेक्शन झेलने का लचीलापन यानी रेजिलियंस है। क्योंकि डिजिटल दुनिया ने सब कुछ फ्रिक्शनलेस जरूर बना दिया है, पर असल तरक्की फेल होने और फिर खड़े होने पर ही मिलती है। और ठीक यही बात सीखने की प्रक्रिया पर भी लागू होती है। खताना की लर्न टू लर्न फिलॉसफी का कोर यही है कि इन्फॉर्मेशन को लाइटली कंज्यूम करके आगे मत बढ़िए। उस नॉलेज को टेस्ट एंड स्कोर के जरिए डीपली इंटीग्रेट कीजिए। जो लोग फेलियर के बाद ऑब्जेक्टिवली खुद को स्कोर करके इंप्रूव करना सीख जाएंगे, वही इस एआई ड्रिवन दुनिया में मास्टर बनेंगे। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो जो नियम के अनुसार डिसिप्लिन तरीके से कंपाउंड होने देंगे, वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार सभी के सामने रखना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बताइए। अगर आने वाले वक्त में सारी मेहनत वाले काम, कैलकुलेशंस, डेटा सॉर्टिंग और कोडिंग एआई खुद ही कर लेगा और इंसानों के पास सिर्फ कहानियां सुनाने, दूसरों का दर्द समझने और सच्चे लचीले रिश्ते बनाने का वक्त और स्पेस बचेगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे हाईली पेड और सबसे जरूरी नौकरी सिर्फ एक सच्चा और एम्पैथेटिक इंसान बने रहना ही होगी? शायद एआई हमें डिस्प्लेस नहीं कर रहा, बल्कि हमें वापस वही बनने पर मजबूर कर रहा है जो हमें असल में होना चाहिए था। ये एक ऐसी सोच है जिस पर वाकई गहराई से विचार करने की जरूरत है।